Hello students, this is the second part of the chapter number 9, that is force and laws of motion. So let's start. First of all, स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो फर्स्ट वीडियो में बेटा इसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेनेशन देखा था. अब ये सेकेंड वीडियो में हम सेकेंड लॉ को देखेंगे. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which the force act. मीन्स क्या है बेटा, किसी भी न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज होता है वो एक पर्टिकुलर रेट, एक टाइम के साथ होता है. ठीक है, और वो क्या होता है, उसके जो चेंजेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के. ठीक है, टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, उसी डायरेक्शन में होता है जिसमें फोर्स एक्ट होता है. ये थी हमारी सेकेंड लॉ की डेफिनेशन. चलिए अब सेकेंड लॉ को देखते हैं. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. तो अब इसमें इसको एक मैथमेटिकली प्रूफ से देखते हैं. लेट मास ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट बी एम. हम देखते हैं कि इसमें कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है. जैसे मैंने अभी आप लोगों को डेफिनेशन में बताया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके मोमेंटम को चेंज एक पर्टिकुलर टाइम पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो फोर्स उसमें अप्लाई होता है. तो उसे हम यहाँ पे समझते हैं. लेट मास ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास है एम. लेट इस इनिशियल वेलोसिटी बी यू एंड फाइनल वेलोसिटी बी वी. उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने यू माना और उसका फाइनल वेलोसिटी है जो हमारे ऑब्जेक्ट का वो क्या है, वी. वी नो दैट मोमेंटम, हमें पता है मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से. पी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होता है. देयर फॉर इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटम होगा उसे हम एम यू लिख सकते हैं. एम मीन्स क्या है, वो ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. फाइनल मोमेंटम में हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी. तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं कि चेंज क्या होगा, मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. फाइनल चेंजेस जो है और एम वी फाइनल है माइनस एम यू इनिशियल. वेयर के जी के, यहाँ पे जो है हमारा के है प्रोपोर्शनलिटी साइन है. के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एक. ओके, नाउ यदि हम के की जगह में 1 लेते हैं, अब 1 यूनिट फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड on an object of mass 1 kg to produce the acceleration of 1 meter per second square. यदि हम उस ऑब्जेक्ट का जो मास है ना, फोर्स जो उसमें अप्लाई हो रहा है वो यूनिट जो है उसकी क्या है, उसको हम 1 ले लेते हैं. तो इस तरीके से जो उसमें जो उसका मास होगा ऑब्जेक्ट का वो भी 1 होगा और उसमें जो एक्सलरेट होगा, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं 10 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स क्या है, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स को यदि हम 1 मान लेते हैं, सबकी वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी के की वैल्यू भी क्या होगी, के इज इक्वल टू 1. बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को यदि हम क्या करेंगे, रखेंगे किस में, जब मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था बेटा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू मीन्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन. तो उसकी जगह में यदि हम के की वैल्यू को पुट करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन को वहाँ से रिमूव करेंगे और वहाँ पे हम के लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 रखने के बाद हमें एक फार्मूला मिलता है बेटा जो है हमारा एफ इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, इस तरीके से हमने देखा के की वैल्यू 1 रखने के बाद जो हमारा हमें जो इसका एग्जैक्ट फार्मूला मिलता है बेटा, इसको रिमूव करने के, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के बाद उसकी वैल्यू को 1 रखने के बाद एफ इज इक्वल टू एम ए. तो जहाँ पे जो हमारा फोर्स, इसको हम बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सलरेशन. ए डिनोटेड करता है एक्सलरेशन को. तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हमें पता है, ऐसा यूनिट फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है. सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सलरेशन, जैसे कि हमने पीछे पेज में देखा फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सलरेशन. तो इस तरीके से हम इनकी ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं. ओके, द यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू के जी, हमें पता है कि मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, के जी. एंड द यूनिट ऑफ एक्सलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ़ फोर्स mass and acceleration is taken is
सॉरी एज 1 यूनिट, यदि हम क्या करते हैं फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन इन सभी को क्या करते हैं 1 यूनिट ले लेते हैं, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं आगे कि क्या लिख सकते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg, मतलब सभी को हमने क्या ले लिया 1 यूनिट मान लिया है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 न्यूटन एन, आप ऐसा यूनिट फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा किसका, जो हमने पहले पीछे देखा। तो इस तरीके से हमें यहाँ से क्या मिल गया इसका ऐसा यूनिट। 10 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। मतलब हमने जब क्या किया था इसकी यूनिट को 1 मान लिया, तो इस तरीके से सारा क्या है एक्सेलरेशन भी 1 यूनिट में आ गया, kg भी जो मास है उसको भी हमने 1 यूनिट में लिया और फोर्स को भी 1 यूनिट में लिया। तो बस इस तरीके से हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने न्यूटन का क्या देखा, F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई a, मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि द एक्सीलरेशन प्रोड्यूसेस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the force acting on it and inversely proportional to the mass of the body। तो अब हम देखते हैं न्यूटन एप्लीकेशंस देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। हाँ अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ के कुछ एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट है इसमें अ फील्डर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड while catching a cricket ball coming with a great speed। Actually, while catching a cricket ball, the momentum of ball is reduced to 0. If the ball is stopped suddenly, its momentum will be reduced to 0 instantly, causing the instant rate of changing in momentum, due to which ball will exert great force on the hand of player, due to which the player's hand may get injured. Therefore, by pulling the hand backward, a fielder gives more time to the change of momentum to become 0. This prevents the hands of fielder फ्रॉम गेटिंग हर्ट। मीन्स क्या कह रहा है इसमें, ये सेकेंड लॉ का जो मोशन ये एक एप्लीकेशन है, इसमें बताया गया है एक क्रिकेट प्लेयर जो होता है मूव करता है, जब वो क्या करता है बॉल को कैच करता है तो अपने हैंड को क्या करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। बॉल को कैच करने के बाद वो अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है फास्ट से, है ना, जब वो क्रिकेट बॉल को कैच करता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको क्या होता है इसमें मोमेंटम जो होता है, जब तक वो मोमेंटम धीरे धीरे क्या होता है 0 हो जाता है। 0 पे नहीं, बिल्कुल सडनली अगर नहीं रोकेगा तो सीधा स्पीडली इंस्टेंटली उसके पास अगर वो रोक देता है तो उसको क्या होगा, वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी और उसकी वजह से क्या होगा, उसको इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, जल्दी से पकड़ेगा, क्योंकि उसका टाइम चेंज इन मोमेंटम जो है उसके लिए उसका टाइम उसको कम मिला है। और जितना ये इंक्रीज़ होगा उसको इंक्रीज़ करेगा तो उससे क्या होगा, उसको चोट कम लगेगी धीरे धीरे, इसलिए वो प्लेयर अपने हाथ को पीछे ले जाता है। हाँ, तो फिर क्या कहा मैंने कि जैसे वो अपने हैंड को बॉल को पकड़ने के बाद पीछे ले जाता है तो मोमेंटम को चेंज होने में टाइम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, टाइम ज़्यादा लगता है ना, इंक्रीज़ हो जाता है। तो उससे क्या होता है ज़्यादा टाइम मोमेंटम, जब बॉल को वो जीरो पे आने के लिए क्या होता है टाइम उसका इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन यदि वो सीधा पकड़ लेता है तो उसमें क्या होता है टाइम कम लगता है, जिससे उसको क्या होती है चोट ज़्यादा लगती है। ड्यू टू द मूव टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल, है ना, द रेट change of momentum of ball is decrease and hence a small force exerted on the hand to player, so the hands player do not get hurt। इससे क्या होता है, उसको स्मॉल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और इससे क्या होता है प्लेयर को चोट भी नहीं लगती। चलिए सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। For athletes of long and high jump, sand bed or cushion bed is provided at the place of landing. This is because when an athlete falls on the ground after performing a high or long jump, the momentum of his body is reduced to 0।
अब क्या होता है कि जब आपने कभी देखा है एथलीट्स को जो हाई जंप लॉन्ग जंप करते हैं, तो क्या होता है जहाँ पे वो जंप करते हैं वहाँ पे जो स्पेस होता है या तो वहाँ पे सैंड डाल दी जाती है यहाँ पे, या फिर क्या करती है वहाँ पे जो सॉइल होती है उसको लूज कर दिया जाता है, ताकि उनको क्या हो, मोमेंटम को रिड्यूस होने में, वहाँ पे जीरो होने के लिए क्या होता है उसकी बॉडी के मोमेंटम को, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इस बॉडी इज़ रिड्यूस टू जीरो। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम होगा जिसको वो क्या होगा, चोट नहीं लगेगी। और यदि क्या होता है, इफ़ द मोमेंटम ऑफ एन एथलीट विल बी रिड्यूस टू जीरो इंस्टेंटली, और जस्ट जल्दी से वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इट विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज फोर्स विच में हर्ट द प्लेयर। उससे क्या होगा, अगर बहुत जल्दी सडनली इंस्टेंटली क्या होता है, जीरो हो जाता है मोमेंटम, तो इस कंडीशन में एथलीट को क्या होने लगती है, चोट होने की संभावना हो सकती है। वेयर इज़ बाय प्रोवाइडिंग अ कुशन, इसलिए क्या किया जाता है, उनको कुशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। कुशंस वहाँ पे जो स्पेस होता है वहाँ पे उसको कुशन लाइक क्या बना जाता है, रफली बना दिया जाता है। इस मतलब दैट मीन्स क्या है, उसको स्मूथ सरफेस बना दिया जाता है। द मोमेंटम ऑफ प्लेयर्स बॉडी is reduced to zero in the delayed period due to which less force act on his body, hence मीन्स क्या होगा, जब वहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाएगा, डिले कर दिया जाएगा, टाइम को इंक्रीज कर दिया जाएगा, इंक्रीज होगा क्योंकि वो धीरे धीरे गिरेगा, उसमें एकदम से बिल्कुल हार्ड सरफेस होगा तो सीधा गिरेगा, जिससे कि उसको चोट लगने की, हर्ट होने की ज़्यादा संभावना हो सकती है। प्रिवेंटिंग द एथलीट फ्रॉम गेटिंग हर्ट, और इस तरीके से क्या करता है, उस सरफेस को हम यदि कुशन जैसे बना देंगे, कुशन लाइक बनाएंगे, तो उसको क्या होगा, चोट कम लगेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने भी सुना सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, है ना, ये भी इसका भी एक रीज़न है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है ये भी। तो सीट बेल्ट इन अ कार आर प्रोवाइडेड to prevent the passenger from getting thrown in the direction of motion. In case of sudden braking or any accident, passenger may get thrown in the direction of motion of vehicle and may get फैटल इंजरीज़। अब क्या होता है, अचानक से जब बैठे रहते हैं पैसेंजर, जब बैठते हैं कार में, तो उनको यदि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है और अचानक से सडनली ब्रेक लगता है, तो आगे की तरफ उनको क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो गिर जाते हैं, चोट लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाना चाहिए। तो वो जो सामने की तरफ सीट बेल्ट लगाएंगे, तो इस कंडीशन में यदि सडनली ब्रेक लग भी रहा है तो उसको जीरो मोमेंटम आने में कम टाइम जो लगेगा, तो उससे चोट लग सकती है। और जब वो सीट बेल्ट लगा रहा है तो वो क्या होगा, वो टाइम ड्यूरेशन उसका इंक्रीज हो जाएगा, जिससे उसको क्या होगी, चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी। आगे लिखा हुआ वेयर इज द स्ट्रेचेबल सीट्स बेल्ट प्रिवेंट द पैसेंजर, जो स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट होती है वो पैसेंजर को प्रिवेंट करती है बॉडी टू फॉल सडनली एंड दस इंक्रीज द टाइम ऑफ द रेट ऑफ मोमेंटम टू बी बिकम जीरो। दिस विल रिड्यूस द इफेक्टिव फोर्स हैंस प्रिवेंटिंग द पैसेंजर फ्रॉम गेटिंग एनी फैटल इंजरी। और क्या होता है कि जब मोमेंटम जीरो होगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बहुत सडनली जब ऐसा होता है तो हो सकता है कि पैसेंजर को क्या होगी, उसकी डेथ भी हो सकती है, उसको बहुत ज़्यादा इंजरी उसके साथ हो सकती है इस कंडीशन में। तो इस तरीके से हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स का कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टूड।